नमस्कार। सुनो सांसद जी में मैं नेहा शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सुनो सांसद जी में रोहतक लोकसभा सीट के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। सुनो सांसद जी के जरिए हम आपके सामने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का लेखा जोखा रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको लोकसभा सीटों को जानने और समझने में मदद मिलेगी। सांसद जी ने अपने लोकसभा इलाके में विकास करवाया या वो जनता के दरबार में दिखे ही नहीं, इन सब के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार जनता चाहती क्या है। तो चलिए सुनो सांसद जी की आज की कड़ी में रोहतक लोकसभा सीट का हाल जान लेते हैं। दिल्ली से सटे होने के चलते रोहतक लोकसभा सीट हर एक दल के लिए नाक का सवाल रही है, लेकिन इस सीट पर ज्यादातर कब्जा रहा है कांग्रेस का। इस बार भी कांग्रेस ने सीएम हुड्डा के बेटे और 10 साल से यहां पर काबिज दीपेंद्र हुड्डा पर ही भरोसा जताया है, उन्हें चुनावी समर में उतारा है। जबकि भाजपा की ओर से ओपी धनखड़ दाव खेल रहे हैं। धनखड़ भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने शमशेर खरकड़ा पर भरोसा जताया है, तो आम आदमी पार्टी ने नवीन जयहिंद को प्रत्याशी चुना है। कुल मिलाकर कहें तो मुकाबला कांटे का है, लेकिन सीट के इतिहास को देखकर पलड़ा कांग्रेस का भारी नजर आ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर है रोहतक लोकसभा। 3 जिले रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी इस लोकसभा सीट में आते हैं। रोहतक लोकसभा की महम गढ़ी सापड़ा किलोई, बेरी, झज्जर, बादली और बहादुरगढ़ जाट बहुल हैं, जबकि कोसली अहिर बहुल और आरक्षित कलानौर हलके में पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की तादाद ज्यादा है। रोहतक लोकसभा पर बीते 10 साल से दीपेंद्र हुड्डा का राज है। साल 2005 के उपचुनाव में दीपेंद्र करीब 2,32,000 मतों के अंतर से जीते थे, जबकि 2009 में उन्होंने नफे सिंह राठी को करीब 4 लाख मतों के अंतर से पराजित किया था। दीपेंद्र इन चुनावों में खुद के लिए चुनौती बने हुए हैं। दीपेंद्र कमर दर्द के चलते परेशान हैं, लिहाजा प्रचार जमकर नहीं कर पा रहे। दीपेंद्र के लिए उनकी बीबी हिमश्वेता और पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमान थामी है। रोहतक दीपेंद्र की परंपरागत सीट है, लिहाजा ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सीएम हुड्डा के बेटे और केंद्र में अच्छा रसूख होने के चलते दीपेंद्र यहाँ कई परियोजनाएं लेकर भी आए, जिसका उन्हें चुनाव में फायदा मिलना तय है। हालांकि दीपेंद्र को एंटी इनकम्बेंसी का खतरा है। साथ ही जाट आरक्षण के चलते उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग की नाराजगी मोल लेनी पड़ सकती है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण का मसला भी उनकी परेशानियां बढ़ा सकता है। कि मैंने अपनी तरफ से पूरा दिल लगा के पूरी नीयत से काम किया है और पूरी मेहनत से मैंने काम किया है। जो एक सांसद की जिम्मेदारी थी उसको मैंने निभाने के लिए पूरा अपना प्रयास किया है, पूरी कोशिश करी है। और अब मैं समझता हूँ कि अब लोगों को फैसला करना है और लोगों को अगर लगता है कि मैंने ठीक नीयत से काम किया है तो लोग साथ दें। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग क्योंकि लोगों ने भी देखा है, दिन रात मैंने उनके बीच में रह के जो मेहनत करी है, क्या काम किया, लोगों ने भी देखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग साथ देंगे। वहीं भाजपा ने किसान मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पर दाव खेला है। धनखड़ का शुमार मोदी के करीबियों में होता है। झज्जर के ढाकले निवासी धनखड़ की रोहतक में ससुराल है, लिहाजा उनकी लोकसभा क्षेत्र से कम सक्रियता चुनावों में उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पार्टी का आधार कमजोर है, जो चुनाव के दौरान उनकी परेशानी बढ़ा सकता है। जानकारों की माने तो नरेश मलिक का टिकट कटना भी धनखड़ के लिए घातक हो सकता है। इस क्षेत्र को जिस प्रकार का विकास मिलना चाहिए था सरकार होने के बाद, उस
प्रकार का विकास इस क्षेत्र को मिला नहीं। लोग बेरोजगार हैं, लोगों के नीचे की जमीन निकाल ली गई है सरकार के द्वारा। 10 सालों में ऐसा लगा कि सरकार केवल लोगों की जमीन पूंजीपतियों को सरका रही है और लोगों को केवल आश्वासन दे रही है। लोग इस बात से बड़े पीड़ित हैं। जब अपनी जमीन पर औरों की बड़ी बड़ी कॉलोनीज खड़ी देखते हैं, जब रिलायंस के बड़े बड़े एरिया देखते हैं बने हुए यहाँ पर, तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है। वो दर्द ही इस क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा है। जिन लोगों ने हमारे पैरों की जमीन निकाली है, उनकी राजनीतिक जमीन खिसकाने का मौका आ गया। वहीं इनेलो ने शमशेर खरकड़ा पर दांव खेला है। खरकड़ा की छवि बेबाक वक्ता की है। उन्हें चुनाव में महम चौबीसी के आशीर्वाद की उम्मीद है। पिछली बार महम विधानसभा चुनाव में उन्होंने चौबीसी के सहारे फाइट दी थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी महम हलके से बाहर कम सक्रियता है। इसके अलावा वो इनेलो में हाल ही में शामिल हुए हैं। ऐसे में उन्हें पहले से इनेलो में मौजूद नेता नुकसान पहुंचा सकते हैं। चुनाव प्रचार में हम सभी उम्मीदवारों से, सभी पार्टियों से बहुत आगे हैं और इतना आगे हैं कि बाकी पार्टियों के अभी कार्यालय तक नहीं खुले और हमने पूरे रोहतक लोकसभा में तहलका मचा दिया और एक तरफा चुनाव कर दिया। और मेरी कांग्रेस के साथियों को एक और चुनौती है कि वह 50 गांव पूरी लोकसभा में ये बता दे कि जिन 50 गांव में वो आगे है। और हम 250 से ज्यादा गांव में एक तरफा हैं, आधी लोकसभा से ज्यादा एक तरफा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो उम्मीदवार ही डम्मी है। कई बार कुछ पहलवान अपने दांव में गिर जाते हैं। भूपेंद्र हुड्डा जोड़ तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इस कैंडिडेट को डम्मी लाया तो इसलिए था कि इसका फायदा कांग्रेस को होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कांग्रेस के खिलाफ लहर है। वहीं हाल ही में सुर्खियों में आई आम आदमी पार्टी ने नवीन जय हिंद को मैदान में उतारा है। जय हिंद छात्र जीवन से ही सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। केजरीवाल की कोर टीम के सदस्य जय हिंद मुखर हैं और अक्सर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं। हालांकि जय हिंद को सियासी अनुभव कम है, इसके अलावा संगठन के अभाव की भी उन्हें चुनाव में मार पड़ सकती है। सुर्खियों में रहना हमारा मकसद नहीं है। मकसद है कि किस तरह आम आदमी के लिए हम संघर्ष कर सकें, प्रयास कर सकें। ये भ्रष्ट व्यवस्था इसको बदल रही है। अच्छा बताइए, इस गाड़ी में बैठ कर आपको कैसा अनुभव होता है? सर जी, मैं तो 1000 बार बैठा हूँ, इसी में रहता था। वो तो कोई बात नहीं है। गाड़ी है, गाड़ी जिस तरह डोनेट की हुई गाड़ी है, तो हमारे को तो सर जी जो भी कुछ करते हैं लोग डोनेट ही करते हैं। हम तो लोगों से अपील कर रहे हैं, भाई टोपी डोनेट कर दो, पंपलेट डोनेट कर दो, झंडे डोनेट कर दो। हमारे पास सर जी हजारों करोड़ रुपए तो है नहीं, क्योंकि हमने तो ज़मीन खाई नहीं है। हम तो, हमारे तो टोल टैक्स है नहीं, हमने तो सरकारी नौकरियां नहीं बेची हैं, हम तो प्रॉपर्टी डीलर है नहीं, हम तो बिल्डर नहीं है। तो सर जी लोग हैं, लोगों को लगेगा तो वो सहयोग करेंगे। बहरहाल रोहतक का चुनावी समर सज चुका है। प्रत्याशी जीत के लिए हर मुमकिन जोर लगा रहे हैं। वो बीते 5 सालों में इन गाँव में गए हों या नहीं, लेकिन फिलहाल वो किसी गांव को अनछुआ छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि एक गांव की नाराजगी भी चुनाव नैया डुबो सकती है। कांग्रेस रोहतक लोकसभा सीट पर हमेशा से मजबूत रही है, ये हम नहीं कह रहे, इस सीट का सियासी इतिहास कह रहा है। हुड्डा परिवार का तो इस सीट पर एक तरह से दबदबा रहा है। पहले सीएम हुड्डा के पिता रणबीर हुड्डा यहां से सांसद रहे, फिर खुद भूपेंद्र हुड्डा और अब बेटे दीपेंद्र हुड्डा इस सीट से सांसद है। आइए विस्तार से देख लेते हैं इस सीट का इतिहास। देश में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। उस वक्त भी रोहतक से लोकसभा चुनाव लड़ा गया था और यहाँ के पहले सांसद बने थे चौधरी रणबीर सिंह। आपको बता दें कि चौधरी रणबीर सिंह वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता, रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के दादा थे। 1957 में दूसरा आम चुनाव हुआ, तब भी कांग्रेस की टिकट पर रणबीर सिंह ही दोबारा सांसद चुने गए। 1962 में जनसंघ के उम्मीदवार चौधरी लहरी सिंह यहाँ से जीतकर संसद पहुंचे। 1966 में हरियाणा बनने के बाद प्रदेश को 9 लोकसभा सीटें मिली। 1967 के चुनाव में यहाँ की जनता ने कांग्रेसी उम्मीदवार रणधीर को अपना नुमाइंदा चुना, लेकिन 1971 में जनसंघ के मुख्तियार सिंह, 1977 में
जनता पार्टी के शेर सिंह और 1980 में जनता पार्टी के ही स्वामी इंद्रवेश ने कांग्रेस से यह सीट छीन ली। कांग्रेस के एक बार फिर से दिन फिरे और 1984 में हरद्वारी लाल ने वापस रोहतक सीट कांग्रेस की झोली में डाली, लेकिन यह खुशफहमी ज्यादा नहीं टिक पाई। 1989 के आम चुनाव में चौधरी देवीलाल की आंधी ने कांग्रेस के तंबू उखाड़ दिए और रोहतक सीट पर जीत हासिल की। उस वक्त चौधरी देवीलाल राजस्थान के सीकर से भी चुनाव जीते थे, इसलिए उन्हें एक सीट छोड़नी थी। चौधरी देवीलाल ने जाने क्या सोचकर अपनी पसंदीदा सीट रोहतक को छोड़ दिया। बस फिर क्या था, यहाँ की जनता ने चौधरी देवीलाल से नाराज होकर उन्हें लगातार 3 बार 1991, 1996 और 1998 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों हरा दिया। हालांकि 1998 में तो हार जीत का अंतर महज 383 वोटों का ही था। हरियाणा में 1999 का लोकसभा चुनाव इनेलो भाजपा ने मिलकर लड़ा, जिसमें प्रदेश की सभी 10 सीटें गठबंधन के खाते में गई। रोहतक लोकसभा सीट पर भी हैट्रिक बना चुके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इनेलो उम्मीदवार कैप्टन इंदर सिंह से तकरीबन 1.5 लाख वोटों से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2004 के चुनावों में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु को तकरीबन 1.5 लाख वोटों से हराकर अपने गढ़ को दोबारा हासिल कर लिया। इसके बाद 2005 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए और उन्हें रोहतक लोकसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ा। रोहतक सीट पर 2005 में हुए उपचुनाव में उनकी जगह उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस की टिकट मिली और भाजपा के उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु को दोबारा शिकस्त मिली। लेकिन इस बार हार का ग्राफ बढ़ा और यह आंकड़ा 2.25 लाख से ऊपर हो गया। 2009 में 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा को ही टिकट दी। इनेलो भाजपा ने फिर से गठबंधन किया और इनेलो उम्मीदवार नफे सिंह राठी को टिकट दी गई। इस बार दीपेंद्र हुड्डा ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया और इनेलो उम्मीदवार को तकरीबन 4.5 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा। 1952 से लेकर 2009 तक रोहतक लोकसभा सीट पर 15 आम चुनाव और 2 उपचुनाव हुए हैं, जिनमें से 11 बार कांग्रेस को जीत मिली, जिसमें से 8 बार हुड्डा परिवार का कब्जा रहा। रोहतक लोकसभा जाट बहुल सीट है। इस सीट में 9 विधानसभाएं आती है, जिसमें से 6 पर जाट मतदाताओं की तादाद दूसरों से कहीं ज्यादा है। बाकी बची 3 सीटों में दूसरी जातियों की बहुलता है। रोहतक सीएम हुड्डा का गृह जिला है, ऐसे में विकास भी यहाँ पर जमकर हुआ है। चलिए बीते 5 सालों में यहाँ कहाँ विकास हुआ और कौन कौन से हलके छूट गए, उन पर नजर डाल लेते हैं। रोहतक संसदीय क्षेत्र का दायरा 3 जिलों रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी में फैला हुआ है, जिसमें 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। रोहतक जिले में रोहतक शहर, कालानौर, महम और गाड़ी सापला किलोई आते हैं। झज्जर जिले में झज्जर शहर, बहादुरगढ़, बादली और बोरी हल्का आते हैं, जबकि रेवाड़ी जिले का कोसली विधानसभा क्षेत्र भी रोहतक संसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा है। इस संसदीय क्षेत्र के गढ़ी सापला किलोई विधानसभा क्षेत्र से विधायक खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जबकि झज्जर की विधायक गीता बुक्कल प्रदेश की कैबिनेट मंत्री हैं। पिछले 8 सालों में इस क्षेत्र में खूब विकास हुआ। आधारभूत ढांचा काफी मजबूत है। रोहतक के चारों ओर 4 लेन रोड है, कई बाईपास हैं। रोहतक संसदीय क्षेत्र में 20 नए रेलवे पुल बने हैं। शहर के अंदर सीवरेज, पानी जैसी मूलभूत परेशानियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ है। रोहतक पीजीआई में स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। झज्जर में एम्स बना है। IIM, ITI, फिल्म इंस्टीट्यूट, फैशन डिजाइनिंग, फुटवेयर डिजाइनिंग जैसे आधुनिक शिक्षण संस्थान रोहतक संसदीय क्षेत्र में खुले हैं। 100 एकड़ में बना अत्याधुनिक राजीव गांधी खेल स्टेडियम हो या फिर झज्जर के झड़ाली में लगा पावर प्लांट, हर जगह एक मजबूत आधारभूत ढांचा नजर आता है। वर्षों पुराने रोहतक झज्जर रेवाड़ी रेल लाइन के प्रोजेक्ट का हकीकत में तब्दील होना या फिर नई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों का चलना, सब कुछ धरातल पर दिखाई दे रहा है। कालानौर हल्का भी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहां पर वर्तमान में विधायक शकुंतला खटक हैं। 2008 में परिसीमन के बाद इस हलके में भी हसनगढ़ के कई गांव जोड़ दिए गए थे, जिस कारण इसका दायरा काफी बढ़ गया है। अब विकास की बात करें तो ढांचागत विकास इस हलके में सबसे ज्यादा हुआ है,
क्योंकि IIM संस्थान इसी हलके के गर्नावटी गांव में बन रहा है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और जिला जेल भी यहां गांव सुनेरिया में बनाई गई है। IMT यानी मॉडल इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी इस हलके के गांव खेड़ी 7 और बलियाड़ा में बनी हुई है। अच्छे रोड हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा हुआ है, नए शिक्षण संस्थान भी बने हैं। लेकिन मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो वे अभी भी ज्यों की तो बनी हुई है। कालानौर शहर में कहने को तो 4 लेन रोड है, लेकिन बाजार के बीचों बीच इतना अतिक्रमण है कि वाहन चालकों को घंटों जाम में खड़ा रहना पड़ता है। शहर के अंदर गंदगी के ढेर नजर आते हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं देता। वर्तमान में हरियाणा का सबसे VIP और चर्चित विधानसभा क्षेत्र है गाड़ी सापला किलोई। साल 2009 के चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस हलके से 72,000 मतों से जीत मिली थी। उन्होंने इनेलो के सतीश नांदल को हराकर विधानसभा में प्रवेश किया और लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री का हलका होने के कारण जिला प्रशासन यहां पर विकास कार्यों पर गंभीर नजर आता है। अनेक विकास कार्य भी हुए हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्टेडियम आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं इस हलके में लोगों को मिल रही हैं। लेकिन अभी भी काफी इलाका ऐसा है जो कि विकास की गति से महरूम है। हम आपको दिखाते हैं इस हलके के सबसे बड़े कस्बे सापला की कुछ तस्वीरें। सापला इससे पहले हसनगढ़ हलके में आता था, अब गढ़ी सापला किलोई में यानी मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में शामिल है। यहाँ पर बड़ी बड़ी सड़कें, पुल आदि सब कुछ है, लेकिन ये सब कस्बे से बाहर है। अगर अंदर के हालात देखें तो लगता नहीं ये मुख्यमंत्री का अपना हलका है। बाजार में अतिक्रमण की बात हो या फिर गलियों के अंदर कीचड़ और लिंक रोड पर जाम की समस्या, हर तरफ समस्या ही समस्या नजर आती है। रोहतक हलका हरियाणा की राजनीति का केंद्र माने जाने वाला रोहतक जिला वैसे तो जाट बहुल क्षेत्र है, लेकिन रोहतक की शहरी विधानसभा सीट पर पंजाबी समुदाय का दबदबा है और यहाँ पर राजनीति की दिशा भी पंजाबी वोटर ही तय करते हैं। इस सीट पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी के विधायक भारत भूषण बत्रा हैं। इससे पूर्व इस सीट पर शादीलाल बत्रा और सुभाष बत्रा भी विधायक रह चुके हैं। रोहतक की ये शहरी सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। रोहतक शहर में वैसे तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनने के बाद पिछले 8 सालों में अनेकों विकास कार्य हुए, जिस कारण शहर की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। शहर के चारों तरफ 4 लेन रोड, नए एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिसमें IIM, फैशन और फिल्म इंस्टीट्यूट, साथ ही PGI रोहतक को हेल्थ इंस्टीट्यूट बनाना हो या फिर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में ढांचागत सुधार की बात हो या फिर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी खेल स्टेडियम का निर्माण आदि पर सरकार ने खूब काम किया है। शहर के सौंदर्यीकरण पर भी सरकार ने जमकर पैसा खर्चा किया है, लेकिन सीवरेज सिस्टम रोहतक का अभी भी खराब है। गलियों में कीचड़ की समस्या पर काबू पाने में सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। और आइए अब सुनते हैं क्या कहना है रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता का विकास के बारे में। बहुत काम कराए उन्होंने, जैसे गलियां पक्की करा दी, पानी के वो साधन पूरे करवा दिए और क्या नाम है, रोजगार में भी उसने बहुत सहयोग कराया है और सड़कें भी पक्की करा दी और चौपाल भी बनवा दी गाँव के रीजनों की, बैकवर्ड की। गांव में अब उनको बने 5-10 साल हो चुके हैं, एक ही बार गांव में आए हैं। इतनी उनकी कोई यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हरियाणा में सिर्फ एक लिंक रोड के अलावा और गांव में कुछ फैसिलिटी भी नहीं मिली है। जो विकास होने थे वो शहरों के तो विकास एक रोहतक शहर के तो जरूर दिखाई दे रहे, समस्त हरियाणा के तो हमें कहीं दिखाई देते। गाँव की हालत वही की वही है जहाँ पहले थी। खुश हो रहे हैं, उन्हें 1000 रुपये तो पेंशन के कर दिए और गांव की गली पक्की करवाने लग रहा और 100 गज के प्लाट भी दे दिए। काम में तो कोई कमी नहीं है। बिजली की समस्या देख लो आप, बिजली के लिए परेशानी है, पानी की परेशानी है, हर तरह से परेशानी है। सरकार को ये चाहिए कि कुछ ना कुछ आम जनता के बारे में एक बार सोचना चाहिए। युवा होने के कारण सांसद जी को युवाओं के बारे में तो कम से कम सोचना चाहिए, कुछ रोजगार प्रदान करने चाहिए। जहाँ तक रोहतक की बात है, रोहतक में विकास हुआ है, लेकिन जहाँ भ्रष्टाचार और महंगाई की बात है वो उससे लोग त्रस्त हैं।
भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पाया जा रहा है, महंगाई पर काबू नहीं पाया जा रहा है। एक जो आम आदमी है वो इससे काफ़ी दुखी है। शहर में तो थोड़ा बहुत विकास हुआ है, इसने हम कह कहा कुछ यूनिवर्सिटी बनी है, कुछ और सड़कें वगैरह बनी है, पुल बने हैं। लेकिन यदि आप गांव में जाओगे तो गांव में ऐसा नहीं है। आप आज भी देखोगे तो कम से कम गोडा गोडा तो खर्चा है। रोहतक सीट पर जाट मतदाताओं की संख्या ज्यादा होने के चलते तमाम सियासी दल जाट उम्मीदवार देने की कोशिश करते हैं ताकि जाटों के वोटों में सेंध लगाई जा सके। लेकिन इन सब के बावजूद दूसरी जातियों की अनदेखी का जोखिम भी कोई भी दल उठाना नहीं चाहता। एक नजर डाल लेते हैं इस सीट के जातीय समीकरण पर। किसी भी लोकसभा सीट पर टिकट वहां के वोटरों की बहुलता को देखते हुए दिया जाता है। रोहतक लोकसभा सीट भी इससे अछूती नहीं है। ये सीट जाट बहुल है, लिहाजा तमाम पार्टियों की कोशिश यही रहती है कि प्रत्याशी जाट हो। रोहतक लोकसभा सीट पर कुल 15,25,626 मतदाता हैं, जिसमें जाट मतदाताओं की संख्या 6 लाख है। ऐसे जाटों की अनदेखी का जोखिम कोई भी दल मोल नहीं लेना चाहता। जाटों के बाद दूसरा नंबर एससी और ओबीसी मतदाता का है। इसके बाद अहीर मतदाता हैं, हालांकि ये एक कोसली विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित हैं। रोहतक लोकसभा सीट पर यादव जाति के मतदाताओं की संख्या करीब 1,54,000 है, जबकि ब्राह्मणों के मत 1,11,000 हैं। बनिया मतदाता 45,172, अरोड़ा पंजाबी 91,996, राजपूत 29,952, गुर्जर 12,602, खाती 36,492, लोहार 16,178, धोबी 3,507, सैनी 22,250, नाई 20,627, कुम्हार 34,874, झीमर 3,576, जोगी 5,058, सुनार 10,793, बैरागी 6,937, दर्जी 3,029, तेली 320, गुसाई 2,150, भड़बूजा 391, मुस्लिम 3,145, चमार 1,72,000, वाल्मीकि 63,117, थानक 54,547, खटीक 3,090, बाबरिया 1,733, सांसी मतदाताओं की संख्या मात्र 1,857 है। कुल मिलाकर एससी और ओबीसी के मतदाताओं की संख्या करीब 4,40,000 है। सामान्य जाति के मतदाताओं की संख्या 10,52,711 है। अन्य जाति के मतदाताओं की संख्या 38,000 है। जातिगत आधार पर मतों का फायदा उठाने के लिए सभी दल जाट प्रत्याशियों पर दांव लगा रही हैं। लेकिन जाट प्रत्याशियों को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी ने ब्राह्मण उम्मीदवार वहीं बसपा के अहीर प्रत्याशी पर दांव लगाया है। अब देखना होगा कि चुनाव में जातिगत आधार पर जादू चल पाता है या फिर मतदाताओं की अपनी सोच। और चलते चलते एक नजर रोहतक लोकसभा सीट के कुछ रोचक तथ्यों पर। रोहतक लोकसभा सीट पर वैसे तो कई सांसद आए और गए, लेकिन यहां ज्यादातर एक ही परिवार का दबदबा रहा। साल 1952 में हुए आम चुनाव यहां से सीएम हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा चौधरी रणबीर हुड्डा निर्वाचित हुए। उन्होंने कृष्णमूर्ति हुड्डा के पिता हरिराम हुड्डा को पराजित किया। 1957 में रणबीर ने निर्दलीय ध्वजा राम को पराजित किया। 1991 के बाद 4 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीते 2 बार से उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा सांसद हैं। रोहतक लोकसभा एक समय में ताऊ देवीलाल की रणभूमि भी रही है, लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र को उनकी लगातार 3 बार हार के लिए भी माना जाता है। मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ताऊ देवीलाल को साल 1991, 1996 और 1998 में लगातार हरा जीत की हैट्रिक बनाई थी। 1998 में यहां रोचक मुकाबला हुआ था। हुड्डा ने ताऊ देवीलाल को 383 मतों के अंतर से हराया था। साल 2009 में यहां से दीपेंद्र हुड्डा को जीत मिली। ये जीत रोहतक के इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी। दीपेंद्र के विरोधी इनेलोर प्रत्याशी नफे सिंह राठी को 1,39,000 वोट पड़े थे, जबकि दीपेंद्र हुड्डा को 5,80,000 वोट पड़े।
रोहतक सीट पर बड़े बड़े दिग्गजों का चुनावी समर रहा है। प्रोफेसर शेर सिंह, स्वामी इंद्रदेश, हरिद्वार लाल, स्वरूप सिंह, ताऊ देवीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे मंजे हुए खिलाड़ी यहां से चुनावी रण में उतरते रहे हैं। ताऊ देवीलाल ने रोहतक से 4 चुनाव लड़े और चारों बार अलग अलग पार्टियों से। 1999 में देवीलाल जनता दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े और जीते। 1991 में वे जनता पार्टी से चुनाव लड़े। 1996 में समता पार्टी से और 1998 में हरियाणा लोकदल की ओर से। देवीलाल रोहतक से अपने करियर के आखिरी 3 चुनाव लगातार हारे। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।